Good evening, ma'am. Good evening, Dr. Akam. How are you? I'm fine. How are you? Good. आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ आ रही है। नेट डिस्टर्बेंस हो रहा Okay. है लेकिन आवाज क्लियर है। Mm-hmm. Okay. Good. Good. So, thank you for inviting me first of all. So today I will share few of my cases from my practice जहाँ पर हमने constitutional medicine सबको पता है works the best. Chronic cases में constitutional से अच्छा कुछ भी काम नहीं करता होम्योपैथी में. तो आई एम टॉकिंग ऑफ द केसेस टुडे स्पेशली ऐसे केसेस जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल आके रुक जाती है, आगे काम नहीं करती, बहुत दिक्कत आती है कि अब इसके आगे 70% क्योर हो गया, 30% क्योर नहीं हुआ. पेशेंट इज ऑल्सो रेस्टलेस कि ये पूरा मेरा कब जाएगा, कैसे होगा. और हमें भी ऐसा लगता है कि पूरा क्योर क्यों नहीं हो रहा, कहाँ पे अटका है. कैंट की 12 ऑब्जर्वेशंस भी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है. उसके बाद रिलेशनशिप्स भी जाके देख लेते हैं कि अब कौन सी मेडिसिन इसके बाद काम करेगी. बट फिर भी केस नहीं आगे बढ़ता. तो आज ऐसे 2 केसेस आई विल प्रेजेंट टुडे. तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाती है कुछ इंटरकरेंट मेडिसिन की, कहाँ से हमें दोबारा से किस तरीके से हमें रीशूट करना पड़ता है केस दूसरे एंगल से, जहाँ पे हमें एक न्यू मेडिसिन मिले. सो दिस इज हाउ वी डू इट. तो हम केस 1 आई स्टार्ट. तो ये एक 43 ईयर ओल्ड मेल का केस है. उनको सोरियासिस था फ्रॉम 11 ईयर्स और इंक्रीज यूरिक एसिड भी था 3-4 साल से, जिनके लिए वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे थे जब भी उनके फीट पे स्वेलिंग आ जाती थी और ये एंकल्स पे स्वेलिंग आती थी. उनका सोरियासिस इतना था, ऑलमोस्ट पूरा स्कैल्प वो सोरियासिस वो फिल्ड विद स्कैल्प का था. आईब्रोज पे आ जाता था, नोज पे आता था, सारे सेंसर सर्फेस पे, एल्बोज पे, थाइस पे, बैक पे इतने पैचेस थे, एंकल्स पे बहुत ज्यादा फैल चुका था. एंड ही had taken homeopathic medicines for almost 8 years. उसने 8 साल होम्योपैथिक मेडिसिन ली हैं. दिल्ली में कौन सा डॉक्टर उसने शायद नहीं. और मैं सब कुछ उसके अंदर डाल पर भी, पेटेंट्स भी. Then it is a known case of diabetes mellitus also. Insulin dependent diabetes mellitus था उनको. और अब केस में क्या था, केस द मैन वाज वेरी टॉल, डार्क, रोबस्ट पर्सनैलिटी था. डिजायर फॉर स्वीट्स एंड मिल्क. मिल्क की सारी मिल्क एंड ऑल इट्स प्रोडक्ट्स, मिल्क के सारे प्रोडक्ट्स उसको बहुत पसंद थे. उसको आप दही दे दो, छाछ दे दो, पनीर दे दो, पूरा दिन ही कैन सर्वाइव ऑन मिल्क और इट्स प्रोडक्ट्स. स्टूल्स उसके स्लाइटली कॉन्स्टिपेटेड थे. पसीना उसको पाम और फोरहेड्स पे आता था. बहुत ज्यादा हॉट पेशेंट, इतना हॉट पेशेंट कि गर्मियों सर्दियों में भी वो हाफ स्लीव पहन के ऑफिस जाता था. सारे उससे बोलते थे तू तेरे को बिल्कुल गर्मी लगती है, कहता मेरी स्किन लेदर की तरह है, आई डोंट फील कोल्ड एट ऑल. इतना हॉट पेशेंट. पास्ट हिस्ट्री में हमें मिला उसको 2 बार टाइफाइड हो चुका था. He was always अच्छा, जब भी मैं उसको अपॉइंटमेंट का टाइम देती थी, he used to always be there 10 minutes before his time. उसको अब इस टाइम पे भी, कोविड के टाइम पे भी, जब भी मैंने उसको टाइम दिया था, अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट का टाइम ऑब्वियसली ऐसा होता है कि 2 पेशेंट्स आपस में ना मिले, लेकिन ही वॉज ऑलवेज बिफोर टाइम. तो जब मैंने उसे पूछा कि आपका ये कैसे स्टार्ट हुआ सोरियासिस, तो ही सेड कि मेरा ही हेल फ्रॉम बिहार. तो उसने बोला कि मैं यहाँ पर दिल्ली में हूँ 20 साल से. मेरी पैटर्नल प्रॉपर्टी का डिवीजन हुआ, क्योंकि मैं वहां पे पेरेंट्स के साथ नहीं हूँ, तो आई वाजंट गिवन एनीथिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी. सो दैट सेंस ऑफ बिट्रेयल. तो मैंने पूछा व्हाट इज योर फीलिंग राइट नाउ आफ्टर योर इंसिडेंट हुआ ये आपका 10-11 years बैक.
तो क्या इस आपको फीलिंग आई इससे? तो उसने बोला कि आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड बिट्रेल। सो अब एलेंस बोलते हैं कि कोई भी क्रॉनिक केस को लाइकोपोडियम से आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप उससे पहले आप कोई एंटीसोरिक मेडिसिन दो, उसके बाद आप लाइकोपोडियम से स्टार्ट करो कोई केस। अब ये केस ऑलरेडी इतना खराब हो चुका था, 8 साल की इतनी बीमारियां, उसने इतनी दवाइयां वो ले चुका था, इतना स्टबन केस। तो मुझे लगा उसका सल्फर भी हो गया है, पेटेंट्स भी हो गए हैं, सल्फर की सारी पोटेंसीज भी हो चुकी होंगी, सोराइनम सब एवरीथिंग सब कुछ हो ही गया। तो मैंने उसको लाइकोपोडियम LM1 से स्टार्ट किया, असेंडिंग पोटेंसीज 2 टैब्स 3 टाइम्स अ डे। तो इससे मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला विद इन पहले 2 मंथ्स। तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ओनली, क्योंकि अभी तो वही मेडिसिन के वो होगा, एंटीडोट्स होंगी, सब कुछ होगा। तो 2 महीने के बाद मुझे उसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला। इन 3 to 4 मंथ्स उसका काफी सोरियासिस पूरा कंट्रोल में आ गया। ही वॉज वेरी हैप्पी। उसने 8 साल में इतना रिजल्ट भी नहीं देखा था। तो अब डॉक्टर LM खान ने एक लेक्चर में पीछे बताया था कि जब भी आपका कोई स्किन का कोई केस हो और रिसीड हो रहा है, बहुत अच्छे से रिसीड हो रहा है, लेकिन अगर कहीं पे पीछे पैचेस छोड़ता जा रहा है, डिस्कलरेशन स्किन पे छोड़ता जा रहा है, तो आप उसको ये मत समझो कि आपने उसको पूरा क्योर किया है। तो ये बात मेरे माइंड में कहीं ना कहीं थी। आई वॉजंट वेरी सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट। मैं वो बहुत खुश था, मैं खुश नहीं थी। अब क्या करें? तो अब उसको केस को मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम पोटेंसी मॉड्यूलेट करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, कैसे करना है, थोड़ा सा सब कुछ किया। फिर मैंने उसको बोला कि आप अपनी वाइफ को लेके आओ, हम थोड़ा सा केस को दोबारा से वो करेंगे, प्रोब करेंगे। तो वो नेक्स्ट टाइम अपनी वाइफ को लेके आया। मैंने उसकी वाइफ से थोड़ी सी केस टेकिंग करी कि इसका कैसा नेचर है, इसके पेरेंट्स कैसे हैं, इसका रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ कैसा है, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ कैसा है। तो उसने मुझे बताया कि इसका एक ट्विन ब्रदर, इसने मुझे बताया होता ट्विन ब्रदर है, लेकिन ही नेवर मेंशन कि उसको भी यही प्रॉब्लम थी। उसकी वाइफ ने मुझे बताया कि उसका जो ट्विन ब्रदर है उसको भी सेम सोरियाटिक पैचेस हैं, और मैनिफेस्टेशन भी सेम है, सिमिलर। वैसे ही उतना ही एक्सटेंट में हो जाता था जब भी फ्लेयर अप होता था। तो फिर मेरे को लगा कि इसके ब्रदर इन लॉ से बात करते हैं। आई आस्क्ड कि मेरे को अपने ब्रदर बिहार में थे, तो उन्होंने जब बात कराई तो मैंने थोड़ा सा हिंट मिला कि कुछ ना कुछ इंट्रायूट्राइन से हो सकता है रिलेटेड हो, क्योंकि दोनों की सिमिलर पैचेस, उसकी हिस्ट्री अलग है, इसकी हिस्ट्री अलग है, ऐसा भी सेम वो है। आवाज आ रही है अर्कम? हाँ अब आ आपका रही है, डिस्कनेक्ट हो रहा हाँ हाँ है? अब आ रही है। तो मैंने फिर उसको उसकी ब्रदर इन लॉ से जब बात करी तो उसने मुझे बताया कि मैंने उससे पूछा कि आपका इंट्रायूट्राइन ये कुछ बता कि मदर ने कभी शेयर किया हो। कैसी हैं, डॉक्टर्स कैसे हैं, वी डोंट नो। लेकिन दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 40-45 ईयर्स पहले वहां के डॉक्टर्स ने उनको एक्सरे एडवाइस किया था फॉर लोअर बैक एक, कि हम जाने की ये बैक एक हो क्यों रहा है। तो शायद उन्होंने उस समय अपनी प्रेगनेंसी भी डिक्लेयर नहीं करी होगी, आई एम श्योर, क्योंकि गाँव में इतनी जल्दी डिक्लेयर नहीं करते हैं, और लेडीज को 2-3 महीने तक पता भी नहीं होता है एक्चुअली में। सो जब उन्होंने एक्सरे एंड शी, उसने बोला कि मेरी मॉम ने मेंशन किया है दैट शी वाज एक्सपोज टू 2-3 एक्सरेज इन इनिशियल मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ वी ऑल नो कि स्किन लेयर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डेवलप्ड and from 5 to 8 weeks, from
second to third month of pregnancy. So dating back कि उसका एक्सरे भी उसी टाइम पे हुआ और ये डेवलपमेंट. So I gave this patient 9 doses of X-ray 30 in olfaction, followed by aqueous solution of SL for 2 months. And Arkam, you won't imagine what miraculous result I found in this case. You won't imagine. Amazing result. उसके जो पैचेस बचे थे, जो उसके रिसीड वापस भी आ रहे थे, उसके रिलैप्स भी जो थोड़ा बहुत 10-20% हो रहा था, वो भी उसका ठीक हुआ. उसके जो पैचेस बचे हुए थे बैक पे, थाइस पे, नोज के आसपास, उसको बहुत ही ज्यादा डिस्कलरेशन हो चुका था. सारा विद इन 2-3 मंथ्स बिल्कुल क्लियर हो गया और उसका यूरिक एसिड कभी वापस नहीं आया. आज उस पेशेंट को 2 years हो गए, ना तो उसका यूरिक एसिड वापस आया है, ना उसका सोरियासिस वापस आया है. अमेजिंग रिजल्ट. तो नाउ गिविंग यू डिटेल्स अबाउट दिस मेडिसिन. तुम पहले चलो लाइकोपोडियम के बारे में आप बोलिए थोड़ा सा. आप कंप्लीट पूरा कर लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा. नहीं, आप बोलिए, तभी हमारा फ्लो अच्छा रहेगा. थोड़ा सा आप इनपुट्स दीजिए. आपने अपने फादर से जो लाइकोपोडियम में सीखे, क्योंकि हमारा पूरा घराना तो सेम ही है. देखो, आपने मेरे गुरु डॉक्टर बिमल गोसाई, वो डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर एलएम खान से, हमने खुद डॉक्टर एलएम खान से काफी केसेस देखे हैं. तो घराना सेम है, ऑब्वियसली सिमिलर ही इनपुट्स होंगे, लेकिन आई वुड मेरे को अच्छा लगेगा आप बोलोगे तो बीच में. जी देखिए, आपने जैसे जो केस अभी लाइकोपोडियम का जो आपने कहा कि मतलब कि सोरियासिस का केस था, मैंने लाइकोपोडियम दिया, एक जगह आके स्टैंड स्टिल हो गया, उसके बाद नहीं. और फिर आपने ये भी कहा कि मतलब कि पापा कहते हैं कि मतलब कि जब तक वो स्कार पूरा खत्म नहीं हो जाए, वो चला नहीं जाए, तब तक समझ लो वो तुम्हारा क्योर नहीं हुआ. अगर वो स्कार परसिस्ट है तो इसके मतलब केस अभी भी उसके अंदर है, वो चीज उसके अंदर है अभी भी, वो क्लियरली नहीं. और जैसे कि पापा का हमेशा कहना होता है कि स्किन डिजीज जो मोस्टली होता है, तो वो स्किन को वो बोलते हैं कि थर्ड किडनी. एक्सक्रीशन किडनी का काम होता है एक्सक्रीट करना, गंदगी को बाहर निकाल देना. तो ये जो है, हाँ, अंदर की जो गंदगी रहती है वो किडनी साफ करके निकाल देता है, और अंदर बीमारी की जो गंदगी रहती है, वो जो स्किन की जो गंदगी रहती है, वो स्किन निकाल के बाहर फेंक देती है. लेकिन अगर इससे आप अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट छोड़ के अदर ट्रीटमेंट पे अगर आप जाइएगा, तो वो सारा ट्रीटमेंट जो होता है सप्रेसिव होता है. वो पार्शियली आपको रिलीफ दे देगा कुछ टाइम तक अंदर, लेकिन फिर वो बाहर निकल के कितने भयानक रूप में आएगा वो हम नहीं देख सकते हैं. वो क्या कर रहा है. तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, एम्स के, मैं डॉक्टर बिमल गोसाई के पास बैठती थी, वो खुद बोलते हैं कि उनके पास एक आते थे डर्मेटोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि इस फील्ड में एमडी करना मतलब आपका नो प्रॉफिट नो लॉस. मतलब इसमें आप कुछ खोते नहीं हो पेशेंट में. आपको पता है कि ट्रीट ही नहीं होना, चलता रहना है, मिल्किंग काउ है, पेशेंट ने भी वापस आते रहना है. सो इट इज लाइक दैट ओनली इन डर्मेटोलॉजी में. इवन डॉक्टर्स, एमडी डॉक्टर्स विल ऑल्सो से कि इसमें ट्रीटमेंट नहीं है. बहुत सारे केसेस में वो बोल देते हैं मुंह पे कि नहीं है ट्रीटमेंट. बाकी कुछ डॉक्टर्स अपना बनाते रहते हैं वैसा भी. और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से क्या होता है, ये आपका सिमिलिया प्रिंसिपल वाली ट्रीटमेंट है. ये आपकी अंदर की जो गंदगी जो खराब रहेगा वो सारा चीज वो वॉश आउट कर देता है. अगर स्किन भी अगर साफ हो रहा है, अगर इंटरनली अगर जाके आपका, ये नहीं कि ओरली आप सप्रेस करके कर रहे हैं, अगर इंटरनली आपके होम्योपैथिक मेडिसिन से अगर ठीक हो रहा है, जिसके मतलब आप क्योर की तरफ, जब तक स्कार वो आप जो बोलिए कि स्कार खत्म नहीं होता तब तक वो नहीं, तो वो कहीं. और यही चीज जो आपने कहा कि एक टाइम पे आके रुक गया, उसके बाद जो मैंने फिर पास हिस्ट्री लिया, उसका इंट्रायूट्राइन लाइफ देखा मैंने, तब ऐसा तब मैंने एक्सरे दे के उसको निकाला केस को. तो हेनेमन ये चीज तो अफोरिज्म 3 में बोल देता है, ऑब्स्टिकल टू रिकवरी. ये ऑब्स्टिकल टू रिकवरी वाली बात यही पर इसी चीज के लिए अप्लाई होती है. और उसको उसमें हमने, जैसे डॉक्टर खान भी समझाते हैं कि एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस, उसको एक्सेसरी सारे एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने में भी मुझे पूरा 10-12 डेज लग गए कि इसको कहीं ये तो नहीं ऑब्स्टिकल, कहीं वो ऑब्स्टिकल तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है. पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस के बाद हमने ये डिसाइड किया कि इट नीड्स सम इंटरकरेंट, कुछ ना कुछ इसको पुश चाहिए जिससे आगे ये
केस बढ़े, वरना ये अटका हुआ है अभी यहाँ पर। इट इज कुछ ना कुछ अंडरलाइन है अभी जो निकालना पड़ेगा इसमें से। तो वही हैनेमन जैसे कि बातें कहता है अफोरिज्म 3 में, नॉलेज ऑफ द फिजिशियन क्या होना चाहिए, मेडिसिनल पावर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द डिजीज होना चाहिए। तो उसके बाद हैनेमन ने कॉमा देके कहा इंडिकेशन, इंडिकेटेड। तो वहां इंडिकेशन देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या मेरे पास छूट गया जो इंडिकेशन दे रहा है जिससे कि मैं उसको ट्रीट कर सकूं। लाइक उसके बाद मेडिसिनल पावर के बाद हैनेमन क्या कहता है, इफ, अगर, अगर ही नो, अगर वो जानता है, हाउ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल, ऐसे वैसे नहीं, किसी तरह भी नहीं, प्रिंसिपल के अंडर में रह के आपको करना होगा, क्लियरली डिफाइन करना होगा कि प्रिंसिपल विथ व्हाट इज क्योरेटिव, क्योरेटिव क्या है इन मेडिसिन टू व्हाट ही हैज डिस्कवर्ड टू बी अनडाउटली मॉर्बिड इन द पेशेंट सो दैट द रिकवरी मस्ट इंश्योर। अगर वो इस प्रिंसिपल के साथ फॉलो करके अगर वो जान जाता है, अगर नॉलेज अगर रखता है कि कहाँ पे हमको देख के ऑब्स्टिकल को हटाना है, रिकवरी कैसे हमको पेशेंट का लाना है, तो रिकवरी मस्ट इंश्योर होगा ही होगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। जी, तो ऑब्स्टिकल ऑफ रिकवरी को हमको पहले उसको हटाना होगा अगर पेशेंट को क्योर की तरफ अगर ले जाना है। तो क्या ऑब्स्टिकल कर रहे हैं, तो वो हम पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, इंट्रायूट्राइन लाइफ और कुछ ऐसे मेंटल हिस्ट्री, कहाँ पे उसका क्या चीज रुका हुआ है। बहुत दफे केसेस में जैसे कि हैनेमन भी बोलता है कि जब स्टैंड स्टिल पे हो जाए तो एक मैथमेटिक प्रिस्क्रिप्शन हमको करना चाहिए, ये चीज है। तो यही बात है कि बहुत सी केसेस में हैनेमन ने देखा है कि एक टाइम पे आके रुक जाती है बात। तो अब कहाँ रुकता है, वहां से आपको पकड़ना होगा कि नहीं ये तो मेरा मेडिसिन वर्क किया, ये तो इसका जो अभी सिम्टम था वो दिया, तो वो सिम्टम को वो क्लियर करते करते उसके अंदर जो जो परेशानी था वो सबको इराडिकेट कर दिया, हटा दिया, खत्म कर दिया। अब उसके बाद कुछ ऐसी बातें जो उसके अंदर रह गई है जो अब आके पूरा स्टेट खड़ा कर दिया है। अब ये मेडिसिन में दूंगा तो सारा वो ऑब्स्टिकल भी जो है, जो रुक रहा है, जो इसको पूरा क्लियर नहीं होने दे रहा, तो वो मैं मेडिसिन देके इसको हटा के क्लियरली कर दूंगा। तो फिर अगर वो आप फिर से केस टेकिंग लीजिएगा तो फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सी चीज, जैसे आपने एक्सरे का बात बोला, ऐसी बहुत सी केसेस में मलेरिया परसिस्टेंट रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म मलेरिया रहा है, 3-4 बार मलेरिया का एपिसोड रहा है, हमने मेडिसिन दिया, बहुत वर्क किया, लेकिन एक मलेरिया का सिम्टम हमारे पास मिला कि इसको पास हिस्ट्री में मलेरिया हो चुकी है, तो उससे हम लोग फिर एक एंटीडोट उसको कर सकते हैं। टाइफाइड का हिस्ट्री मिलता है बहुत सा, ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री मिलता है, बचपन में परसिस्टेंट निमोनिया इसको हुआ है, पैदा जब बॉर्न हुआ था, बाय बॉर्न उसको जॉन्डिस हुआ था, बहुत सा दफा ये चीज आदमी क्लियरली नहीं, बहुत से अभी बच्चे जो होते हैं बॉर्न होते फोटोथेरेपी दिया जाता है, अब लोगों को मालूम नहीं, लोग समझते उसको कॉमन चीज है, वो नहीं, तो वो जॉन्डिस का जब कंडीशन बेबी जब बॉर्न होता है जो आता है तो फोटोथेरेपी, तो लोग उसको कॉमनली बता नहीं पाते ऐसा। तो ये चीज अगर पेशेंट अगर बहुत सामने से क्लियरली अगर हम लोग को मिल जाता है तो हमारा ऑब्स्टिकल बहुत इजी हो जाता है समझ के हटाने के लिए, ताकि हम रिकवरी अच्छे से कर सके। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर कुछ, अब आगे ये वीडियो लोग देखेंगे तो मैं कुछ जूनियर्स के साथ एक्सरे और लाइकोपोडियम में पहले तो सिमिलैरिटीज भी बताना चाहती हूँ। एक्सरे और लाइकोपोडियम है दोनों, एक तो राइट साइडेड मेडिसिन है। देखो सबसे पहले आप एक्सरे की मेडिसिन आप ऐसे नहीं दे सकते जब तक आपको हिस्ट्री ना मिले, यू कैन नॉट गिव दिस मेडिसिन। तो आप ये चीज तो सोचो ही मत, एक कंपैरिजन नहीं आएगा, क्योंकि एक्सरे की हिस्ट्री और पहले तो सिम्टम्स मिलना फिर उसकी हिस्ट्री मिलना बहुत चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर और दोनों में वैसे सिमिलैरिटीज हैं, शेयर करती हूँ कहाँ कहाँ पे सिमिलर है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा उसमें डिफरेंस बताएंगे। एक तो दोनों में डिजायर फॉर स्वीट्स है, बोथ आर वेरी इरिटेबल। डिस्ट्रेस दोनों में होता है आफ्टर मील्स, ब्लोटिंग, नीचे लोअर एब्डोमिनल राइट साइड पेन आफ्टर मील्स, कॉलिकी पेन्स, फ्लैचुलेंस। दोनों में क्रॉनिक फटीग होता है, ड्राउजी, जैसे बोलते हैं ना कि लाइकोपोडियम का बच्चा पूरी रात जागता है, दिन में सोता है। ये सिर्फ बच्चों में नहीं, हमने बड़ों में भी देखा है कि काफी बड़ों में भी हम देखते हैं कि लाइकोपोडियम का पेशेंट विल
जस्ट नॉट स्लीप इन द नाइट, उसकी नाइट की स्लीप बहुत कम होती है, नो मैटर व्हाट, वो जितना मर्जी टायर्ड है, नाइट में उसकी इसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है कॉफिया की तरह। और वैसे ही एक्सरे में भी होता है, ड्राउजी ऑल नाइट होता है वाइल सिटिंग अप, जैसे ही वो लेटने जाएगा उसकी नींद भाग जाएगी। स्लीपी ड्यूरिंग द डे, पूरा दिन उसकी आई में स्लीप रहता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने एक्सरे पढ़ते हुए देखा था, एक्सरे एंटीडोट करता है सल्फर को। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब इस पेशेंट ने इतनी मेडिसिन ली है, अगर ठीक होना होता तो वो, अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ली होती तो वो डेफिनेटली ठीक होता, यानी उसने कॉन्स्टिट्यूशन ली नहीं है, सप्रेशन ली है, सप्रेसिव मेडिसिन ली है, पेटेंट्स ली है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ऑब्वियसली स्किन का केस आता है तो बहुत सारे डॉक्टर्स सबसे पहले सल्फर ही सोचते हैं। तो एक्सरे एंटीडोट करता है सल्फर को। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सिम्टम, ये इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था मेरी प्रिस्क्रिप्शन के लिए, और जिसने ये मेरा केस आगे मूव कराया। एग्रोवेशन इन ओपन एयर, एग्रोवेशन इन बेड, एंड वॉर्म से भी एग्रोवेशन होती है, वॉर्म जैसे लाइकोपोडियम का। और दोनों ही पेशेंट्स एक्सरे और लाइकोपोडियम के डिस्लेक्सिक होते हैं। वो जो लिखता है उसको खुद पढ़ा नहीं जाता लाइकोपोडियम से, और जो एक्सरे वो लिख नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं दोनों के अंदर डिस्लेक्सिक सिम्टम्स है। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज ऑन, दोनों कहाँ पे सेम पेज पे आते हैं, और कहाँ पे डिफरेंट पेज पे आएंगे, कहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, वो है सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ एक्सरे एक्सपोजर। पहले के टाइम पे तो बहुत ज्यादा हाई रेडिएशन होती थी, आजकल लो रेडिएशन है, बट स्टिल अगर आपको कुछ प्रोमिनेंट मिलता है, कुछ मतलब इतना इम्पोर्टेंट जो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हर्डल बना हुआ है आपकी केस में, you always have to consider X-ray medicine, and in olfaction it has worked wonderfully in my case, and मेरे को बहुत ज्यादा olfaction का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को डॉक्टर गोसाई ने एक दो बारी दी है मेडिसिन, और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, और जब से डॉक्टर एल एम खान के लेक्चर्स मैंने दिए तो आई नो कि ओल्फैक्शन, अगर आप कोई भी मेडिसिन इनहेल करने के लिए दे रहे हो तो सीधा ही उसका इफेक्ट रूट्स पे है। एक छोटी सी एक एग्जांपल में बताती हूँ, जैसे मेरे को याद आ गया, मैं थर्ड ईयर में थी, सेकेंड ईयर में थी, पैथोलॉजी का लेक्चर हो रहा था, डॉक्टर हुप्पू थे हमारे। तो वहां पर मेरे को कोई इंसेक्ट बाइट हुआ, और उस इंसेक्ट बाइट से मेरा एक लाइन से यहाँ पर पस्ट्यूल्स बन गए, और वो इतने खतरनाक पस्ट्यूल्स, मतलब यू वोंट से कि पूरी एक लाइन से बन गए थे। और जब मैं सोती थी वो देख के, उनकी फेस पे है, वो एज भी ऐसी होती है कि अब ये फेस खराब हो गया, ये तो कभी जाएंगे नहीं, इसके तो निशान रह जाएंगे, दिस दैट। मैं इतना डिप्रेशन में आ गई थी कि आई यूज्ड टू क्राई होल डे। मैं जब मैं सोती थी ऐसे करके तो मेरे यहाँ पर भी हो गया था, अपर आर्म पे भी हो गया था, और जब भी अपर आर्म मेरे फोर आर्म ने अपर आर्म को टच किया तो यहाँ पर भी वही लीजन्स आ गए थे, इतने वो थे, कॉन्टैक्ट से इतने में खराब हो रहे थे। आई वेंट टू डॉक्टर गोसाई। तो उन दिनों में मैं जाती थी सर के पास सीखने, तो उन्होंने मुझे पल्सेटिव, और बड़ा उसका यूनिक सा सिम्टम था कि वो पेन मेरे को चिल्स के साथ आती थी। तो ये उस समय हम जब पढ़ते हैं और कॉलेज में होते हैं, हम इन सिम्टम्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जब तक आप खुद एक्सपीरियंस ना करो या किसी पेशेंट में उसकी वैल्यू ना पता लगे उस सिम्टम की। जब डॉक्टर गोसाई ने मेरे से ही सिम्टम पूछा, और ही प्रिस्क्राइब मी पल्सेटिला 30 इन ओल्फैक्शन, इन वन डे दोज ऑल लीजन्स जो थे, इवन जो आगे मेरे फोराम पे तक भी आ चुके थे, वो एक दिन में पूरे वैनिश हो गए। सो ओल्फैक्शन की मैं तब से इतनी बड़ी फैन हूँ, जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं जरूर इसको एक्सपेरिमेंट करती हूँ। हैनेमन का कहना है बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन इज ऑल्फैक्टरी। यस। सो लाइकोपोडियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वैसे तो हमारे घराने के सबको लाइकोपोडियम बहुत अच्छे से आती होगी, बट
तक मैम ज्वाइन करती है तब तक मैं लाइकोपोडियम के बारे में कुछ बोल दूं। लाइकोपोडियम मेडिसिन जो है बहुत ही बड़ी मेडिसिन है, बहुत वक्त इसके बारे में जितना बोलेंगे उतना ही वो कम रहेगा। इसकी कुछ कुछ पॉइंट जो मतलब कि बहुत रेयर है, जो लोगों को नहीं पता है, जो जूनियर्स बहुत लोगों को पता है, जो जूनियर्स मेरे सुन रहे हैं उन्हें नहीं पता है। तो मैं एक बुक मैं रेफर करूंगा, एनएम चौधरी। उसमें बहुत सी केसेस लाइकोपोडियम के बारे में दी हुई है, बहुत ही अच्छे अच्छे केसेस दिया हुआ है और बहुत सा मेडिसिन के इंडिकेशन भी साथ में मतलब कि कंपैरिजन पे ही दिया हुआ है। लाइक जैसे कि राइट साइडेड अगर बहुत से आदमी को हेडेक होता है तो लाइकोपोडियम आदमी लोग बोलते हैं, तो उसमें उन्होंने कंपैरिजन पे सैंगुनेरिया के बारे में कहा है, ठीक है। और एक थ्रोट कॉम्प्लिकेशन पे होता है तो उन्होंने मार्क प्रोटोआयोड के बारे में कहा है कि थ्रोट कॉम्प्लिकेशन, इन्फ्लामेशन, टॉन्सिलाइटिस अगर राइट साइडेड है तो लाइकोपोडियम के साथ उन्होंने बहुत अच्छा कंपैरिजन दिखाया है। और लाइकोपोडियम के साथ जैसे कि लाइकोपोडियम का जो फ्लैटस होता है, जो उसका गैस पास होता है, जो फ्लैटस रहता है वो गर्म रहता है। लाइकोपोडियम गर्म फ्लैटस पास करता है। तो एनएम चौधरी ने उन्होंने लिखा है कि जिसका फ्लैटस कोल्ड फ्लैटस, गैस जो पास होता है वो ठंडा रहेगा, कोल्ड फ्लैटस रहेगा, तो उन्होंने एक मेडिसिन रिकमेंड की है कोनायम का। उन्होंने केस दिया है कोनायम का कोल्ड फ्लैटस के ऊपर कि उसका जो फ्लैटस रहेगा बहुत ठंडा रहेगा, कोल्ड रहेगा। तो ये लाइकोपोडियम की बहुत बहुत वैरायटीज है, बहुत मतलब कि उसका फेज है, बहुत चेहरा है। जितना उस पर डिटेल में बोलते जाएंगे वो उतना कम रहेगा। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा सिम्टम एनएम चौधरी ने बताया है कि बिफोर स्टूल, बाथरूम करने से पहले, स्टूल होने से पहले लाइकोपोडियम पर्सनालिटी जो रहेगा उसके रेक्टम पे चिलनेस फीलिंग होगा, ठंड लग के, शिवर लग के, चिल होके उसको स्टूल होगा। स्टूल होने से पहले पहले अगर जैसे कि लाइकोपोडियम पर्सनालिटी है, अगर उसको पहले रेक्टम में चिलनेस आ रहा है, ठंड लगना शुरू हुआ कि बाथरूम रेक्टम की एरिया में उसको ठंडा लगना शुरू हुआ, तो शिवर करने लगा, तो उसको ये चीज समझ में आ जाएगा कि अब मुझे स्टूल होने वाला है। तो उन्होंने ये कंपैरिजन बहुत ही अच्छे से लिखा है। उन्होंने कंपेयर किया है चाइना, कार्बोवेज और लाइकोपोडियम को कैस फुली प्लॉटेड में, कि उसके बाद 4 to 8 एग्रीवेशन अगर रहेगा तो हम लाइकोपोडियम को कैसे डिफर करेंगे, चाइना को कैसे डिफर करेंगे और कार्बोवेज को कैसे डिफर करेंगे। हाँ मैम, लाइकोपोडियम को आपने एक्सप्लेन कर दिया। ये आई थिंक कुछ इंटरनेट का इशू आया बीच में, जी जी, बट आई वाज लिसनिंग टू यू। हाँ हो गया, आप बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलो, कंटिन्यू करो। हाँ, आप बोले थे ना लाइकोपोडियम, कार्बोवेज और चाइना में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, प्लीज कंटिन्यू। हाँ तो उसका वो उन्होंने एनएम चौधरी बुक का मैं रेफर कर रहा हूँ लोगों को जो सुन रहे हैं कि वो कितनी अच्छी बुक है। उसमें केसेस के साथ उन्होंने डिफरेंशिएट करके बताया है और उन्होंने बताया है कि लाइकोपोडियम जो है 4 to 8 एग्रीवेशन है, ठीक है। और एलिन में अंडर ब्रैकेट में उन्होंने एलिन में अंडर ब्रैकेट हेलिबोरस के बारे में दिया, फिर 4 to 9 फिर अलग मेडिसिन के बारे में उन्होंने दिया। लेकिन एनएम चौधरी ने 4 to 8 कॉम्प्लिकेशन के बारे में उन्होंने बताया है कि सवाडीला और नक्स मोस्काटा, ये दो मेडिसिन उन्होंने बताया है कि ये दो मेडिसिन 4 to 8 एग्रीवेशन में लाइकोपोडियम के साथ सिमिलर करता है। तो वो मैं यही बता रहा हूँ, लोग बहुत बार पूछते हैं कि सर कौन सी बुक अच्छी है वो बता दीजिए। तो एनएम चौधरी का बुक इतनी अच्छी है, उतनी वैरायटीज, उसमें केसेस और डिफर उन्होंने इतने अच्छे अच्छे तरीके से किया है, इतने अच्छे अच्छे से, तो पढ़ने से ये एक्सप्लेनेशन डिफर करने में बहुत आसान रहेगा। एक एनएम चौधरी और मेरी एक फेवरेट है ईबी नैश। मैं उसको इतना चाट चुकी हूँ उस बुक को। इन माई इनिशियल, मेरे प्रैक्टिस के इनिशियल ईयर्स में पेशेंट्स भी नहीं आते थे, तो मैं उसको, अगर आप ये बुक देखोगे तो इतना उसके अंदर काम है, इतना कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, बट उसकी ऐसी कोई बुक नहीं है। अगर आपको बेस बनाने किसी मेडिसिन का, अगर आपको माइंड में उसकी एक इमेज छापनी है, तो ईबी नैश से अच्छी कोई बुक नहीं है आज की डेट में फॉर बिगिनर्स। मैं भी सबसे पहले रिकमेंड वही करता हूँ, जितने लोग पूछे सबसे पहले मैं यही कहूँ, एलन स्किनोट, ईबी नैश। बिल्कुल।
So I'll proceed to my next case. अच्छा, इस केस में हमने लाइकोपोडियम क्यों चूज किया, काफी लोगों को पता लग गया होगा, और जिसको नहीं पता लगा आई विल जस्ट से कि उसमें एनालिसिस के बाद जो लाइकोपोडियम के की इंडिकेशंस थे इस केस में, डिजायर फॉर वार्म फूड था, राइट साइडेड ज्यादा लीजन्स थे उसके, राइट साइड ऑफ द बॉडी के। इवन स्कैल्प में भी देखोगे ना, तो स्कैल्प में भी आगे जितना एरिया आ रहा था वो राइट साइड पे आ रहा था। और लाइकोपोडियम का एक पेशेंट के एक बड़ी अच्छी वो होती है इंडिकेशन कि सुबह जब वो उठते हैं उनका मूड क्रैंकी होता है। बच्चों में देखोगे वो बच्चे क्रैंकी होते हैं, इरिटेबल होते हैं, और जो बड़े होते हैं वो लेट उठते हैं। दे टेक टाइम टू गेट इनटू द फ्लो ऑफ द डे, उनको टाइम लगता है पूरे डे के उसमें आने में, तो दे आर वेरी लेजी। अब इसका लेजी ये भी हो सकता है क्योंकि वो फिजिकली वीक होते हैं और इंटेलेक्चुअली कीन होते हैं। तो ये इंटेलेक्चुअली कीन भी क्यों होते हैं लाइकोपोडियम में अपने केसेस से, और जहां तक मुझे समझ में आता है ये चीजें, क्योंकि वो काफी अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं और ऑन फेस काफी कॉन्फिडेंट दिखाते हैं। तो वो कोई भी चार लोगों के बीच में बैठे होंगे ना, तो दे ट्राई टू ओवर पावर इंटेलेक्चुअली, वो एक कॉन्वर्सेशन को इतना डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी जो पीछे की पर्सनैलिटी है, अंडर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, वो किसी को ना दिखे। सो दिस इज द रीजन विच आई फील, आई डोंट नो अबाउट द रियलिटी, बट जितने मुझे समझ में आती है कि ये रीजंस होते हैं इसके कि व्हाई इट इज इंटेलेक्चुअली कीन एंड फिजिकली वीक। इस पे हम एक बात बोलेंगे, इस चीज पे एक बात बोलेंगे। जैसे कि अगर आप फ्रांस वर्मुलेन का अगर बुक आप देखिएगा, तो पहला लीडिंग सिम्टम, गाइडिंग सिम्टम उन्होंने पहला यही लिखा, एक्सट्रीम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब Yes. इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन आप कहीं भी पढ़िएगा, एलेंस में पढ़िए, इंटेलेक्चुअली कीन बता रहा है। जो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, वो कीन कैसे हो सकता है? और वो डोमिनेटिंग इतना होता है। एक पेशेंट अभी रिसेंटली आया था, तो वो आते ही मतलब कि मैं उससे सवाल कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसको गुस्सा आ रहा, पाइल्स है उसका, पाइल्स का कंप्लेन था, बहुत ब्लीडिंग हो रहा था, प्रोफ्यूज एकदम। तो ओवरऑल सारा केस लेने के बाद मैंने लाइकोपोडियम ही की तरफ जा रहा था, तो वो बार बार आर्गुमेंट कर रहा हर बात पे, ऐसा है। हम बोले कि फैमिली में किसी को कोई बीमारी है? कुछ नहीं है किसी को। हम बोले आपको बचपन से कोई तकलीफ है? कुछ नहीं हुआ, अभी अभी हुआ हमको, पहले कुछ नहीं हुआ, ऐसा हुआ। हम बोले कि फिर बाद में एज अ मतलब कि बात करते करते उन्होंने बताया कि हाँ इसको ऐसा। हम बोले तो यही पूछ रहे आपके फैमिली में? तो हम बोले कि फैमिली रिलेटेड मतलब आपके ब्लड में रिलेशन जो जो है, ये नहीं सिर्फ आपके माँ बाप के बारे में नहीं पूछ रहा। तो बोले ऐसे बोलिए ना, इसके बारे भी आप पूछ रहे, उसके बारे आप कहाँ। तो हम बोले कि आप इतना गुस्सा क्यों? बोले हमको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाती है, हमको हर बात पे गुस्सा आती है। ठीक है, तो उन्होंने फिर उसके बाद बताया। तो मैंने पूछा खाना कैसा लगता है आपको? बोले एकदम गरम गरम पसंद है खाना। तो हम बोले कि गरम जैसे कि खाना निकल के आता है, जैसे कि रोटी अगर सिकाई हो रही है उसके बाद फौरन आपको पसंद है? तो बोला हाँ। हम बोले ठंडा हो जाए? नहीं खाएंगे। हम बोले मजबूरी है कोई ऐसा हालात? बोले खाएंगे नहीं। हम बोले अगर हालात ऐसी नहीं है तो बोले गरम करके हम खाएंगे। हाँ, ये सिम्टम भी कहीं ना कहीं उनकी इंटरनल डिजायर टू डोमिनेट है। ये अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो दिस इज लाइकोपोडियम का सिम्टम है, बट इसका बैकग्राउंड ये है कि डिजायर टू डोमिनेट एवरीवन। सो दैट इज हाउ इट इज। तो इसके बाद फिर मैंने उससे पूछा कि आपको खाने में क्या पसंद है, खट्टा मीठा? बोला मीठा। मतलब बात मेरा कंप्लीट ही होने नहीं दे रहा, मीठा। तो उसके बाद फिर मैंने उससे पूछा कि मतलब कि आप ये बताइए, आपका पाइल्स जो है ये राइट साइडेड है या लेफ्ट साइडेड? तो फिर सोचा, बोला दायां साइड है, राइट साइडेड है मेरा। ठीक है, तो फिर मैंने पूछा कि एक चीज आप बताइए, यही बात आप बोलिएगा, इस पे मैं मेडिसिन लिखूंगा। आप बोलिए घर पे आपकी वाइफ है, आपके बेटे है? बोले हाँ मेरा बेटा है, वाइफ है। आपके फादर में? बोले हाँ मेरे माँ बाप भी जिंदा। हम बोले माँ है, बाप है, आपकी भाई है, आपकी वाइफ है, बेटे। घर पे किसका चलता है? बोले किसका चलेगा? मेरा मालिक मैं हूँ, पैसा मैं देता हूँ, घर में चलाता हूँ, किसी और का चले, मेरा चलेगा। हम बोले ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि 1 महीने का मेडिसिन मैं आपको लिख दो। पापा को मैंने बताया, तो पापा बोले क्या दोगे? बोले पापा सर। तो फिर मैंने उसे कहा कि मतलब कि आपको 1 महीने का मेडिसिन देता है। बोले 1 महीने के नहीं, 15 दिन का दीजिए, मुझे तकलीफ बहुत है, आप 15 दिन का पहले दीजिए। वो बहुत डॉक्टर को दिखा के सब जगह से होके आ गया है।
तो वो ये टेस्ट इंटेलेक्चुअली कितना कीन है कि वो ये देखने मांग रहा है कि 15 दिन में इसको मैं मेडिसिन लेके देखूं, अगर रिलीफ मिलेगा तब मैं लूंगा, अदरवाइज नहीं तो नहीं लूंगा। ठीक है, हम बोले नहीं, एक इसके महीना। बोले पीछे हाँ। तो फिर मैंने 15 इसके डेज का हाँ हाँ मेडिसिन बताओ। दिया, 15 डेज का मेडिसिन दिया। नेक्स्ट वीक वो आया, बोला मुझे बहुत आराम है, मुझे बाहर जाना है, एक काम करिए 15 दिन का आप मेडिसिन और दे दीजिए। हम बोले ऐसा नहीं होता, आपको 15 दिन का, जब मैंने कहा कि एक महीना का आप मेडिसिन ले जाओ, आपने क्यों कहा कि मुझे 15 दिन का चाहिए? तो फिर लास्ट में वो बेचारा एक्सेप्ट किया कि हाँ, मतलब कि मैं, तबीयत मेरा ठीक नहीं था, मैं सोच रहा था कि पहले लेके देखूं आराम मिलेगा कि नहीं तब ले। तो फिर पापा ने कहा कि नहीं दे दो, परेशान है, तकलीफ था तभी तो बेचारा ऐसा कर रहा था। तो फिर मैंने 15 डेज का और उसे मेडिसिन दिया, वो आप। तो इतना डोमिनेटिंग है, इंटेलेक्चुअली कीन कितना है, फिजिकली हर जगह से वीक है, पेट भी वैसे ही फूल जाता है, फाइल्स भी है, हार्ट का कॉम्प्लिकेशन, सब ओवरऑल उसको था। हम्म। और अगर आप 4 लोग बैठे हो कहीं पर, तो लाइकोपोडियम कैसे पहचानने में, लाइकोपोडियम या तो जब भी पेशेंट आएगा ना, आप उसको 1 मिनट में वो पहले अपॉइंटमेंट या दूसरे अपॉइंटमेंट में पैसों की बात जरूर करेगा, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिसिन कितने की, आप कंसल्टेशन कितनी है, दवाई कितने की, आप इतना क्यों लेते हैं, या फिर मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं पैसों को लेकर जरूर एक क्वेश्चन, या अंदर उसके एक डाउट रहेगा ही रहेगा, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क उसके रहेगा ही। तो ये चीजें आप वैसे भी कहीं पे बैठे होगे ना, आपको बड़ी जल्दी पता लग जाएगा कि कौन सा एक लाइकोपोडियम का पेशेंट है, वो किस तरीके से खाना खा रहा है, वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, वो किस तरीके से एक डिस्कशन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस। हम जब बोलते हैं पेशेंट्स को कि आपको, आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स, हमारा एलोपैथी की तरह तो नहीं है ना सिस्टम, हमें यही सारी चीजों से ही ड्रग निकलती है और ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक होती हैं कि पूछो मत। तो इसके अंदर भी यही था। एक मर्फी से मैंने आज लाइकोपोडियम थोड़ा सा पढ़ा कि उसके अंदर एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेटिंग पेरेंट्स और सिबलिंग्स, तो ये भी एक सिम्टम है। और इस केस में भी यही सिम्टम था कि जब उसका प्रॉपर्टी का केस खराब हुआ था, तो उसको एक वो जो अपने सिबलिंग ने डोमिनेट करके पूरा प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लिया और इसको बिट्रेल वाली फीलिंग आई। सो वहां से ये केस निकला और उस तरीके से इसने हमारा पूरा पूरा क्योर हुआ। तो वी विल गो टू आवर नेक्स्ट केस। सो नेक्स्ट केस है मेरा 37-year-old लेडी। शी इज इन बॉम्बे and she was suffering from asthmatic bronchitis, एस्थमा भी, chronic bronchitis भी, और साथ में obstructive sleep apnea भी। So it was a very bad case। और इस लेडी इनहेलर्स लेती है, ब्रोंकोडायलेटर्स लेती है, नोज में स्मेल नहीं है, नोस्मिया 5 साल से कुछ स्मेल ही नहीं है। प्रॉब्लम इसको 8 साल से है, अनमैरिड है, इतनी करियर ओरिएंटेड है। 37 ईयर्स से शी सेज आई डोंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज आई वांट टू मेक अप माय करियर सो वेल, कि मेरी जितनी मैंने अपने लाइफ में हर्डल्स देखे हैं, जितने चैलेंजेस मैंने देखे हैं, आई वांट टू, मेरे को वो सारे तोड़ के अपनी जिंदगी जीनी। तो ये केस था। तो जब उसको मॉर्निंग एग्रावेशन होती थी, तो मॉर्निंग एग्रावेशन ऐसे सुबह उठ के छींके शुरू, छींके उसको आराम आता था लेट के, वो कहती थी मैं लेट जाती हूँ तो थोड़ा सा आराम आता है, बट व्हेन आई लाई डाउन माय नोज स्टफ्स अप, व्हेन माय नोज स्टफ्स अप तो मेरे को मुंह से ब्रीथ करना पड़ता है, मुंह से ब्रीथ करती हूँ तो खांसी आती है। तो ये उसका साइकिल हर रोज 2 घंटे का मॉर्निंग में होता ही होता था। शी वाज वेरी डिस्टर्ब विद ऑल दिस। और इसको 8 साल हो गए थे। सोचो 5 साल से किसी को स्मेल ही नहीं आई। लोग इसमें 15 दिन में परेशान हो रहे हैं कोविड में कि स्मेल नहीं आ रही है, उसको 5 साल से नहीं आई थी। फिर उसको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम थी, कोई भी मील उसकी स्किप हो जाती थी, उसको हार्ट बर्न और एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स जैसा कुछ होता था। उसकी जो ये एलर्जिक ये ब्रोंकाइटिस और एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस वाली जो प्रॉब्लम्स थी, उसकी मॉर्निंग में होती थी और एसी वाले रूम में उसकी एग्रावेट होती थी।
when when she finished, I started asking उसको ये start कैसे हुआ? How did it started? So she mentioned that she was in US when it all started. उसने यहाँ से पढ़ाई करी, उसकी US में जॉब लगी, उसने वो गई, big dreams come true, all by herself. तो तो जब उसकी न्यू जॉब लगी तो एक बिजनेस एंजाइटी या वर्क एंजाइटी होती है पहली, बहुत चैलेंजिंग जॉब थी. तो ये सारी चीजें उसके न्यू गोल्स थे लाइफ के, वो सारे उसने अचीव करने थे. शी वाज हाई ऑन लाइफ. तो वो सारी करके एंड व्हेन आई रीच्ड फिजिकल जनरल्स, तो थर्मल रिएक्शन उसका चिली था, डिजायर्ड चॉकलेट्स, स्पाइसी फूड एंड चिकन. स्टूल्स उसके 2-3 बार ही होते थे, बट ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम थी. वो कहते कि हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हो जाता है क्लियर, इतनी कोई मेजर की प्रॉब्लम नहीं है. मेंसेस उसके प्रोफ्यूज थे, 5 to 6 days रहते थे. 4 days हेवी फ्लो होता था और बाकी कम फ्लो होता था. फैमिली हिस्ट्री में उसके फादर को प्रोस्टेट कैंसर था. ही वाज अ सर्वाइवर फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर. मदर एस्थमेटिक एंड सिस्टर वाज पीसीओडी. अब इसमें हमने प्रिस्क्राइब किया नक्स वोमिका 0/1 LM ascending potencies 5 taps TDS. Now why nux vomica? Nervous personality, nervous temperament, anxious, irritable, इतनी fastidious lady जो अपने करियर को लेके इतनी मतलब फिक्स थी. शी वाज वेरी मतलब एम्बिशियस लेडी. उसके लिए और कुछ मैटर नहीं करता था, ओनली हर जॉब, हर वर्क, हर एम्बिशंस. सिडेंटरी लाइफस्टाइल था, मेंसेस का कोपियस फ्लो, चिली पेशेंट और एग्रावेशन मॉर्निंग था एंड कोल्ड एयर एंड एसी एग्रावेशन. तो ईवी नैश में मैंने जब ये ड्रग के बारे में मैं वो कर रही थी कि कौन सी देनी चाहिए, तो ईवी नैश में मैंने देखा कि इसमें लिखा है बिजनेस एंजाइटी ईवी नैश में, और एलोपैथिक में और एलिन्स में लिखा है कि हैड टेकन लॉट ऑफ एरोमेटिक और हॉट मेडिसिन. तो ये उसने मेंशन किया था ड्यूरिंग हर केस टेकिंग कि जब ये उसको होता था वहां पे अकेली थी, वहां पे अभी उसका पीआर भी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम थी उसके लिए अवेलेबल. Then she was taking lot of kada. She was making by herself and she was taking lot of kada. So all these things, too high living. So all these things prompted me to give her Nux vomica 0/1, and there was very good result. But again, कहीं पर आके अटक गया हमारा केस. अब केस अटक गया, अब क्या करें? ये 1 साल तक वो पेशेंट पूरी ठीक रही. She came to बीच में जैसे भी थोड़ा बहुत सीजनल चेंजेस आते थे, डिस्टर्बेंस आती थी, नक्स वोमिका 30 से निकल जाती थी. 1-1.5 साल के बाद जब वो आई तो she had almost 30-40% relapse of the case. When she came back with this problem, so I had to understand her situation right now, her कि अब ये केस कहाँ पे आके अटक गया. अगेन आई प्रोब्ड इनटू द केस अगेन. काफी एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस फिर से हमने सारे चेक करे, हमने काफी सारी देखा कि अब कहाँ पे रिलेशनशिप्स में जाके देखे कि कौन सी मेडिसिन अब इसके बाद जाएगी जो अब के सिम्टम्स के साथ मैच कर रही है. बट टू नो अवेल, कुछ भी काम नहीं आया. 1-2 महीने सब कुछ ट्राई किया, नथिंग वर्क. Then I gave her carcinosin 201 dose. Why did I give her carcinosin 201 dose? Carcinosin, as we all have learned, कि carcinosin में एक तो desire for chocolates होता है पहली चीज, एक उनके अंदर ना values conflict होता है. वो करना कुछ चाहता है और हो कुछ रहा होता है. अब because of her father's cancer thing, she had to leave her job, take care of her father. और वो कार्सिनोसिन करते तो हैं अंदर से उनके, लेकिन ग्रेसफुली करते हैं. वो ज्यादा उनके फिजिकल में नहीं आता है. दे डू, चाहे वो अपने कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट करते हैं, बट दे डू इट वेरी ग्रेसफुली. तो शी हैड टू लीव हर जॉब, अपने फादर के लिए कर रही है, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर वो चीजें हैं.
So, and knowing her father's history also, so I gave her carcinosin, जिससे ये पूरा केस बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली पूरा निकल गया. एंड दिस लेडी इज वेल. उसके मैं आपको केस का पूरा जो रिपोर्ट्स हैं, उसके मैसेजेस हैं, आई विल शेयर ऑन फेसबुक ऑल्सो समडे. तो अमेजिंग रिजल्ट. Now, I would like Arkam to put some light on carcinosin and Naxomika. I will also share something, but coming from the authority. कार्सिनोसिन, जैसे कि अभी भी वही बात हुई कि ऑब्स्टिकल हो गया तो कहाँ वो हो रहा था, चाहे वो फैमिली हिस्ट्री से और सिर्फ बहुत लोगों की ये माइंड सेट है कि मतलब कि सिर्फ फैमिली हिस्ट्री अगर कैंसर है तो हम कार्सिनोसिन दे देंगे. नहीं, ऐसा नहीं. जैसे ऐसा आपने नहीं होता. डिजायर बताया चॉकलेट का, तो कितना एक्सट्रीम लेवल का चॉकलेट का डिजायर है, जो मैंने राजू सर से भी सुना है, पापा से भी सुना है, पापा. और सबसे बेहतर है कि इसको चॉकलेट जो पसंद है, जो डार्क चॉकलेट जो होता है, जो कड़ा चॉकलेट होता है, जो आदमी मतलब नॉर्मल इंसान जैसे हम लोग या कोई ऐसे लोग को पसंद नहीं आता है, नॉर्मल कैडबरी पसंद है, लेकिन जो डार्क चॉकलेट जो ज्यादातर फॉरेन कंट्री वगैरह में जो मिलते हैं, बहुत डार्क होते हैं एकदम, वो चॉकलेट कार्सिनोसिन बहुत इंजॉय करके खाता है वो. और भी बहुत सा. और एक चीज, एक और ब्यूटी मैं कार्सिनोसिन की बता दूं कि मैं शोएब सर से मैंने ये सीखा था, शोएब आलम खान सर से. उनकी केसेस में बहुत से लोग उनको क्रिटिसाइज किए थे, उन्होंने फेसबुक पे केस डाला था, तो उन्होंने टंग कैंसर पे कार्सिनोसिन दिया था. क्यों दिया था? वही बात अफोरिज्म 3 का, इफ ही क्लियरली परसीव. अगर आपको, और फिर इंडिकेटेड वाली बात, अगर इंडिकेशन मिल जाता है, अगर आप क्लियरली किसी मेडिसिन को परसीव करते हैं, किसी क्लियरली अगर वो आपको दिखता है, तो वो हम क्यों नहीं देंगे. एनिमन कहता है कि इंडिकेटेड रेमेडी जहां भी है, बहुत से आदमी बोलते हैं ये मेडिसिन दिया, ये तो इनमिकल, इसके बाद नहीं. अगर वो क्लियरली इंडिकेटेड है तो हम क्यों नहीं देंगे. अगर वो कार्सिनोसिन है तो चाहे वो कैंसर हो, वॉट एवर में भी द डिजीज, कुछ भी हो हम देंगे क्यों नहीं. तो एलेंस की नोट में भी लिखता है, जैसे कि उसमें लिखा है, कार्सिनोसिन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इट्स प्रोबेबली अनसेफ टू गिव इट्स टू पेशेंट सस्पेक्टेड टू कैंसर. ये एलेन में लिखा है, लेकिन उससे उसका कैंसर ठीक हुआ. क्यों ठीक हुआ? बहुत से लोगों ने इस चीज पे फेसबुक में उन्होंने केस डाला था, बहुत से लोग उन्हें क्रिटिसाइज किए. तो पंकज सर और पापा ये लोग ने मिलके ये बताया, एक्सप्लेन किया था, बहुत ही डिटेल, बहुत पहले की बात है. तो उसमें कि अगर मेरा इंडिकेटेड रेमेडी है, अगर इंडिकेशन है, अगर कार्सिनोसिन पेशेंट है, तो हम क्यों नहीं देंगे. चाहे वो उसमें इनिमिकल हो, चाहे वो ये मेडिसिन के बाद नहीं दिया जाता है, या ये मेडिसिन इस चीज पे नहीं देना चाहिए, लेकिन एज अ फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, एज अ होल, अगर कार्सिनोसिन के अगर सिम्टम आती है, तो वो चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी डिजीज हो, तो वो हम प्रिस्क्राइब करेंगे. और कार्सिनोसिन का बहुत सी ब्यूटी है. ये ऐसी मेडिसिन है कि हम बहुत छोटे, इसके बारे में बोल नहीं सकते हैं. ये ऐसी रेमेडी है कि मतलब कि मैं अभी लायक नहीं हुआ कि कार्सिनोसिन जैसी मेडिसिन को, वो उसका इतना चेहरा है, इतना फेस है कि जो मैंने पापा से सुना था, जो मैंने देखा उनका जो केस था, उसी पे मैंने उतनी ही सी बात कही है. और आपको जो ये नॉर्मल एलन की नोट है, उसमें आपको ये वाली जो बुक है, इसमें आपको कार्सिनोसिन नहीं मिलेगी, नहीं है. तो उसका वो अलग आता है, शायद वो बुक का नाम, वो एलन की नोट में आपको कोई एक अलग पब्लिकेशन है, उसमें आपको वो मिलेगा सिर्फ. हाँ. तो यही. हाँ, वैसे कार्सिनोसिन डॉक्टर फॉबिस्टर की बुक है, विच इज वेरी गुड. तो अगर किसी को भी कार्सिनोसिन पढ़ना है, तो डॉक्टर फॉबिस्टर की बुक जैसा, जितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन ओनली फॉर कार्सिनोसिन, इट इज मेरी पतली सी बुक है, 30-40 पेजेस की, बट वेरी गुड बुक. क्योंकि तो ये भी और है, कार्सिनोसिन का तो अधिकारी सर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन अगर करते हैं, तो उसमें वो कार्सिनोसिन अगर प्रिस्क्राइब करना होता तो वो कार्सिनोसिन नहीं लिखते, फोविस्टर लिखते. अच्छा. ऐसे ही हम निकोनी क्रैक लिखते हैं, कार्सिनोसिन को उल्टा करेंगे तो निकोनी क्रैक बनता है, तो हम निकोनी क्रैक लिखते हैं या निको लिखते हैं. निकोनी क्रैक ये किसका ये है? ये ज्ञान मुजिमदार का है, निकोनी क्रैक. वो लिखते थे उस पे, जैसे कि बहुत से चीज में पापा, जैसे कि बहुत से मेडिसिन को ऐसी, सूजा को ट्री ऑफ लाइफ लिखते हैं,
सल्फर को पायराइटिस लिखते हैं, लाइकोपोडियम को क्लेवेटम लिखते हैं। तो ये, हाँ, तो ये सब ट्रेंड पल्सरीला को जिंदाल साहब 638। पे चलते हुए आ रहा है। राइट राइट राइट। और एक बहुत ही अच्छा सिम्टम जो मुझे इसका सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में मिला while I thought of prescribing carcinosin was, as I already said, carcinosin के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि वो करना कुछ और चाहते हैं और करते कुछ और है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज। और उनके अंदर, और वो जो भी करते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट उनका फिजिकली कहीं पे भी दिखता नहीं है, दे डू इट वेरी ग्रेसफुली। तो इसलिए जब वो ग्रेसफुली करते हैं तो उनके बॉडी लैंग्वेज में एक वो स्माइल, एक वो हमेशा आ जाता है उनका, दे डू इट वेरी ग्रेसफुली, तो एक स्माइलिंग फेस उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। सो दिस लेडी व्हेन शी केम टू मी, हर फादर वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर, शी हैड टू लीव हर जॉब इन यूएस, कम बैक, बट शी वाज, ऑब्वियसली कोई भी बहुत परेशान होगा, एजिटेटेड होगा, गुस्सा होगा, बट शी वाज स्माइलिंग while she was giving out her complaints, and obviously उसका रिलैप्स हुआ है। कोई भी खुश नहीं होता अपने प्रॉब्लम का, इतने सालों की प्रॉब्लम का ठीक होने के बाद रिलैप्स होना, but she was, the grace that she came with prompted me to prescribe her carcinosin, and this is a miraculous result that it showed. और कार्सिनोसिन का फॉर ऑल माय फेलोज एंड जूनियर्स जो यहाँ पर हैं एंड जो आगे भी ये वीडियो देखेंगे, कार्सिनोसिन के बारे में कुछ बता दूं मैं आपको। उनका अपने पेट्स के साथ एक ऐसा रिलेशन होता है जो वो अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं निभा पाते, वो अपने पेट्स के साथ ऐसा एक रिलेशन निभाते हैं। एक वो, और उनके अंदर एक मेच्योर चाइल्डहुड, वो बिल्कुल बचपन होता है और अचानक से वो बड़े हो जाते हैं, उनके लिए बीच की एज नहीं होती। इसलिए कहते हैं ना कि कार्सिनोसिन एक ऐसा होता है जिनमें चाइल्डहुड डिजीजेस नहीं होते, क्योंकि उनका चाइल्डहुड हुआ ही नहीं, वो बहुत जल्दी बड़े हो गए, बहुत जल्दी उन्हें मेच्योरिटी आ गई, उनके अंदर बचपना आया ही नहीं। तो ये कुछ बड़े और बहुत फास्टिडियस होते हैं, बहुत ज्यादा फास्टिडियस होते हैं। दे वांट एवरीथिंग परफेक्ट, दे वांट एवरीथिंग सॉर्टेड, दे कैन नॉट फाइंड एनीथिंग क्लटर्ड या फिर कुछ भी, दे कैन नॉट टॉलरेट इट। और इनको थंडरस्टॉर्म बहुत पसंद है, जैसे थंडरस्टॉर्म होगा दे विल रश आउटसाइड टू एंजॉय इट, उनको इतना आनंद आता है उस चीज में। और एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को इससे प्रॉब्लम होती है, राइट? हाँ। एंड दे लव नेचर। जब भी आप उनको, कार्सिनोसिन को कभी भी आप उनके घर जाओगे या फिर आप उनके स्क्रीन सेवर्स देखोगे, हमेशा एक नेचर की ही फोटो होगी, हमेशा उनके घर में पेंटिंग्स भी एक नेचर की होंगी। उनको ड्राइंग के लिए बोलोगे तो भी सबसे पहले नेचर ही बनाएंगे, बिकॉज दे लव दैट इज द आर्टिस्टिक साइड ऑफ कार्सिनोसिन। सो उनको इससे मतलब इसका भी कुछ बैकग्राउंड है, आई वोंट बी एबल टू पुट इट इन वर्ड्स राइट नाउ, क्योंकि ये वाला सिम्टम में अभी मैं प्रिपेयर नहीं थी। तो इसका भी एक बैकग्राउंड है जो मेरे को अंडरस्टैंड, जो मैं परसीव करती हूँ केसेस से, जो मैं परसीव करती हूँ अपने जो पेशेंट्स बोलते हैं किस तरीके का लाइफस्टाइल है, किस तरीके से बोलते हैं, तो उससे बहुत कुछ समझ में आता है। सो दिस इज द कार्सिनोसिन। नक्स वोमिका तो खैर सबको पता ही है, इबिन ऐश की फर्स्ट मेडिसिन एंड इबिन ऐश की द फेवरेट मेडिसिन। सो कुछ इनसाइट्स आप डालोगे नक्स वोमिका पे? नक्स वोमिका को भी जैसे कि आपने कहा सबको पता है, लेकिन बहुत सी चेहरे या फेज ऐसे रहती है, जैसे कि नक्स वोमिका हर चीज में आप देखिए इनएफेक्चुअल है, अनसेटिस्फैक्टरी है। तो इसमें आपको एक चीज मैं दिखा दूं, एलेंस की एक बहुत ब्यूटी है, बहुत अच्छी बात है ये कि उनको किसी की बात बहुत अच्छी अगर लगी है तो उन्होंने उसका नाम देके वो कोट उठा के उसको रेफरेंस कर दिया। आप एकोनाइट में देखिएगा तो उसने एकोनाइट में आप देखिएगा तो उसने हेनिमैन की बातें एक लिख दी कि हेनिमैन ऐसा ऐसा बोलता है। एकोनाइट कब, एकोनाइट चूजली कब, जब वो एकदम फियर वाला मिजरेबल फियर अगर आपको डर दिखे तो वो हेनिमैन का कोट उठा के लिख दिया। सल्फर में आप देखिएगा लिपि का एक कोट उठा के लिखा है कि मेनोरेजिया का कंप्लेन अगर रहता है उसके बाद अगर मिसकैरेज होता है तो आपको सल्फर एक रेमेडी। तो नक्स वोमिका में भी उसने हेनिमैन की एक बात उठा के उस वहां पे रख दी कि जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, हाँ, तो वो उसका माइंड उठा के रख दिया।
नर्स इज चीपली सक्सेसफुल विद पर्सन ऑफ एन आर्डेंट कैरेक्टर। आर्डेंट कैरेक्टर का पर्सनालिटी इरिटेबल, इम्पेशेंट टेम्परामेंट होगा, डिस्पोज टू एंगर होगा। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि आदमी बोलता है स्टूल इनएफेक्चुअल है, यूरिन इनएफेक्चुअल है, हर चीज में, तो उसका माइंड भी अनसेटिस्फैक्ट्री है। वो आर्डेंट Yes. इंसान है, वो एक चीज अगर जीलस पर्सनालिटी, अगर एक चीज वो खड़ा कर लिया कि इसका ये फोकस है, वो लगा रहेगा, तो वो चीज खड़ा करके भी अगर जैसे कि एक अपना कॉलेज स्कूल कुछ बनाना चाहता, वो करने के बाद भी उसको सेटिस्फाई नहीं होगा, वो और करना है और चलना है और आगे बढ़ना है। तो ये इसका और बहुत सारे केसेस में वो इतना उसकी पर्सनैलिटी होती है कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर उसके अंडर 4 एम्प्लॉइज हैं, ही इज नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड विद एनी वन ऑफ देम। वो हर काम में अपना हाथ लगाएगा ही लगाएगा। अगर उसने एक पूरा काम एक बंदे को दिया, अपने जूनियर को दिया, तो ही विल इंटरवीन उस काम को, जब तक अपने हाथ से थोड़ा नहीं करेगा उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। दैट इज अ वेरी important characteristic of Naxwamika personality to identify in general, not in patients, not in anything, not in families, but in general। आपको ये चीजें जब दिखती है ना, तो आपको बहुत मजा आता है जब और ऐसे पेशेंट्स जब आप ठीक कर पाते हो, अमेजिंग। इसीलिए सिर्फ आप ये ध्यान मत दीजिए कि स्कूल इनएफेक्चुअल है, उसका माइंड भी अनसेटिस्फैक्ट्री इनएफेक्चुअल रहेगा, वो कंप्लीट ही नहीं होगा। वो करता है जैसे कि आपने फास्फोरस वाली कार्सिनोसिन से आपने कंपेयर किया कि वो इंजॉय करेगा, वो इंजॉय नहीं करेगा, अंधेरा से फास्फोरस डरेगा। तो फास्फोरस किसको बोला जाता है? एक माचिस का जो स्टिक होता है, माचिस की स्टिक को फास्फोरस बोला जाता है। तो उसका एक ब्यूटी आप उससे एग्जांपल एक कि आप जब माचिस को आप जलाओगे तो देखोगे वो स्टिक जलना चालू हो जाएगा। तो अंधेरा, आदमी माचिस की तिल्ली जो है, माचिस की स्टिक जो, वो जलाता कब है? अंधेरा में। तो फास्फोरस भी वही है, तो अंधेरा में वो डरेगा, वो अंधेरा से उसकी तकलीफ बढ़ेगी, अंधेरा से हर कुछ उसको प्रॉब्लम होगा। जब तक दिन है फास्फोरस ठीक है, रात हुआ आप माचिस जलाए, उसको जलना चालू हो गया, उसकी तकलीफें बंद होना शुरू हो गई, उसको दर्द महसूस होने लगा, अकेला में हर चीज डरने लगा, अंधेरा से डरने लगा। क्यों? क्योंकि माचिस को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है अंधेरों में। तो फास्फोरस भी वैसी, उसका भी तकलीफ अंधेरों से शुरू होती है। तो इसलिए उसको दिन में रहने दो। अगर आपको मिल जाता है डार्कनेस में, अगर कंप्लेन अगर मिल जाता है फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म और बादल कड़कने से, बिजली कड़कने से उसको तकलीफ, तो फास्फोरस इज दी रेमेडी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने बहुत ही अच्छा ये जो आपने पार्ट पकड़ा था, ये सबसे अच्छा था कि लोगों का बहुत ये क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे आके इसको तो क्या हम मैथमेटिक प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, क्या हम ये प्रिस्क्रिप्शन करें? नहीं, आप इंडिकेशन पे अगर आपको मिलता है, चाहे वो एक्सरे होगा, चाहे वो कार्सिनोसिन होगा, चाहे वो मैथमेटिक प्रिस्क्रिप्शन भी हो सकता है। तो जहां ऑप्टिकल कर रहा है आपको इंडिकेशन पे, हर जगह हेनेमन बात करता है इंडिकेशन इंडिकेशन इंडिकेशन। तो अगर आपको जिस रेमेडी का इंडिकेशन, बस आपको क्लियरली परसीव करना पड़ेगा उस चीज को। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, आके आप इस चीज पे बहुत क्लियरली आपने बताया है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। अभी शायद 1 आवर का है। आपने ये जो इनिशिएटिव लिया, दिस इज वेरी गुड फॉर माय जूनियर्स, फॉर माय फेलोज। बहुत सारे क्लासिकल सीखना चाहते हैं। प्रॉब्लम है मैम कि लाइव में 1 घंटा